नमस्कार, आप सभी का स्टडी विद मदन मोहन चैनल पर स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा सौर मंडल है। ये सौर मंडल का पार्ट फर्स्ट है, इसके बाद पार्ट सेकंड कल मिलेगा आपको। और आज हम शुरुआत कर रहे हैं भूगोल विषय की, शुरुआत से अंत तक इसका अध्ययन करेंगे। तो शुरुआत हुई कि भूगोल का जनक हम किसे कहते हैं, तो हिकेटियस को भूगोल का जनक कहते हैं। भूगोल को हम इंग्लिश में जियोग्राफी कहते हैं। तो जियो शब्द का अर्थ है भू से और ग्राफिक्स का मतलब है अध्ययन। हम पृथ्वी की जो घूर्णन है, पृथ्वी का जो वर्णन है, इससे संबंधित को हम जो है इंग्लिश में जियोग्राफी और हिंदी में हम इसका शाब्दिक अर्थ है जियोग्राफी का है पृथ्वी का वर्णन। सबसे पहले जो भूगोल का जनक है वो भूगोल का जनक हम किसे कहते हैं? हिकेटियस को कहते हैं। हिकेटियस क्यों कहते हैं कि इन्होंने एक पुस्तक लिखी और उस पुस्तक का नाम रखा पृथ्वी का वर्णन। जैसे हम जानते हैं कि विज्ञान के जनक हैं अरस्तु और इतिहास के जनक हेरोडोटस हैं, वैसे हिकेटियस ने भूगोल विषय पर सर्वप्रथम अपने विचार प्रस्तुत किए। अब बात आते हैं कि हम ब्रह्मांड पर चर्चा करते हैं। ब्रह्मांड किसे कहते हैं? सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर महाकाय आकाश गंगाओं तक के सम्मिलित रूप को हम क्या कहते हैं? ब्रह्मांड कहते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप किसी भी परीक्षा में प्रतिभाग करेंगे, चाहे आप यूपी टेट दे रहे हैं या सी टेट है, यूपी ट्रिपल एस सी है, यूपीएससी है, यूपीपीएससी है, या फिर आप कोई 6, 7, 8 की बच्चे जो पेपर देने जा रहे हैं कंपटीशन का, राष्ट्रीय आय आधारित है या किसी भी प्रकार की कोई परीक्षा देते हैं, तो उसमें सौरमंडल से संबंधित 1 से 2 प्रश्न या 4 प्रश्न आना संभावित रहता है, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आज यहाँ हम चर्चा करेंगे ब्रह्मांड की, हम मंदाकिनी की चर्चा करेंगे, हम अपने सौरमंडल की चर्चा करेंगे, साथ ही हम तारामंडल, नक्षत्र, इन सभी बिंदुओं पर हम अपने विचार रखेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं ब्रह्मांड किसे कहते हैं। ब्रह्मांड की विशालता आप इससे समझ सकते हैं कि इसकी परिभाषा है सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर महाकाय आकाश गंगाओं तक के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहते हैं। अब बात आई कि ब्रह्मांड का व्यास कितना है, तो 10 की घात 8 प्रकाश वर्ष। 10 की घात 8 का तात्पर्य हम समझ रहे हैं कि 1 के बाद कितने जीरो लगाना है? 8 जीरो लगाइए। प्रकाश वर्ष, और एक प्रकाश वर्ष में 9.4 गुणे 10 की घात 15 मीटर होते हैं। 9.4 गुणे 10 की घात 15 मीटर, या इसको हम बराबर कह सकते हैं 10 की घात 16 भी कर सकते हैं, क्योंकि 9.4 लगभग 10 के बराबर है। तो 9.7 16 प्रकाश वर्ष प्लस 10 की घात 8 है, तो 16 8 जोड़ेंगे तो 24, 10 की घात 24 प्रकाश वर्ष हो गया, 10 की घात 24 मीटर हो जाएगा। अब बात आई कि ब्रह्मांड का निर्माण किससे हुआ, तो ब्रह्मांड में हमारी मंदाकिनियाँ हैं, और मंदाकिनियाँ कितनी हैं? 100 अरब से अधिक मंदाकिनियाँ हमारे ब्रह्मांड में हैं, और प्रत्येक मंदाकिनी में 100 अरब से अधिक तारे हैं। तारे का हो या सौरमंडल को हो, जैसे हमारा सौरमंडल है उसमें एक सूर्य है, और सूर्य क्या है? एक प्रकार का तारा है। तो हमारा जो ब्रह्मांड है उस ब्रह्मांड में क्या है? 100 अरब मंदाकिनियाँ हैं। और मंदाकिनी किसे कहते हैं? तो मंदाकिनी को शाब्दिक अर्थ में सीधा हम समझ सकते हैं कि तारों की फैक्ट्री है, एक गैसों का पुंज है विशालकाय, जिसमें विशालकाय तारों का निर्माण होता है, उसको हम मंदाकिनी कहते हैं। और हमारे ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स में कितने मंदाकिनियाँ हैं? लगभग 100 अरब से अधिक मंदाकिनियाँ हैं। अब बात आती है कि हमारी मंदाकिनी का क्या नाम है, तो हमारी मंदाकिनी का नाम है आकाश गंगा। आकाश गंगा, हम अपनी मंदाकिनी को आकाश गंगा भी कहते हैं। इसके अतिरिक्त दूसरा इसका नाम है दुग्ध मेखला, दूसरा नाम है दुग्ध मेखला, मिल्की वे, दुग्ध मेखला। तो चाहे हम दुग्ध मेखला कहें या आकाश गंगा कहें या मिल्की वे कहें, तो हमारी आकाश गंगा का नाम है दुग्ध मेखला। और दुग्ध मेखला में 100 अरब से अधिक
और कहीं कहीं पर अलग अलग पुस्तकों में वर्णित है कि 100 अरब से 400 अरब तक सौर मंडल हमारे आकाशगंगा में हैं, और उन 100 अरब आकाश सौर मंडलों में से एक सौर मंडल है हमारा सौर मंडल, जिसका आज हम विधिवत यहाँ अध्ययन करने जा रहे हैं। सबसे पहली बात आई कि जब अरबों मंदाकिनियाँ हैं तो उन अरबों मंदाकिनियों में सबसे जो हमारी मंदाकिनी है उसका नाम है आकाशगंगा। आकाशगंगा के सबसे निकट कौन सी मंदाकिनी है? तो एंड्रोमीडा है, देवयानी या एंड्रोमीडा नाम है इसका, एंड्रोमीडा। ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, एंड्रोमीडा। तो एंड्रोमीडा जो है क्या है कि हमारी जो मंदाकिनी है आकाशगंगा, इसके सबसे निकट है। और इसी तरह एक और है कि हमारी सबसे पूछा जाएगा आपसे कि कौन सी मंदाकिनी है जो नवीनतम है, जिनके सृजन का काल अभी सबसे निकटस्थ है या सबसे जल्दी बनने वाली मंदाकिनी कौन है? तो उसका नाम है ड्वार्फ। ड्वार्फ माने होता है बौना मंदाकिनी, माने कि आप ब्रह्मांड की विशालता को इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ब्रह्मांड कितना विशाल है कि हमारे ब्रह्मांड में अरबों मंदाकिनियाँ हैं। उन अरबों मंदाकिनी में हमारी मंदाकिनी है, उसका नाम आकाशगंगा है। और आकाशगंगा में अरबों सौर मंडल हैं, और हमारे सौर मंडल में एक हमारा सौर मंडल है और उस सौर मंडल में एक सूर्य है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि हमारी मंदाकिनी में अरबों सौर मंडल हैं, और हर सौर मंडल में उसका ग्रह है, उसके उपग्रह हैं, सूर्य है। उसी तरह हमारा सौर मंडल एकमात्र सौर मंडल जिसमें कि 8 ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं? पहले 9 ग्रह थे, लेकिन जो प्राग में सम्मेलन हुआ और 2006 में उसके बाद प्लूटो को ग्रह की परिभाषा से उस ना बैठने के कारण उसको ग्रहों की श्रेणी से अलग रख दिया गया, उसको बौने ग्रह में शामिल किया गया प्लेटो को। तो इस तरह से हमारे पास इस समय 8 ग्रह हैं। तो हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। कौन कौन से 8 ग्रह हैं? तो सूर्य से दूरी के अनुसार उनके क्रम को हम व्यवस्थित करते हैं। सबसे पहले बुध है, बुध के बाद शुक्र है, शुक्र के बाद पृथ्वी है, पृथ्वी के बाद मंगल है, मंगल के बाद बृहस्पति है, बृहस्पति के बाद शनि है, शनि के बाद अरुण है, और उसके बाद वरुण। अरुण का घर हमारे बगल में है और वरुण देव रायबरेली में रहते हैं। तो हम इस तरह याद करते हैं कि अरुण वरुण में पहले वो हम बहुत कंफ्यूज हो जाते थे, तो उनका दिखाया कि हमारे मित्र हैं अरुण, वो घर के बगल हमारे उनका घर है, और दूसरे मित्र हैं वरुण देव, वो रायबरेली में रहते हैं। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट दूर हो गया, सब उलझन दूर हो गई कि वरुण पहले आएंगे कि अरुण पहले आएंगे। अरुण पहले हैं और वरुण दूर है। तो सबसे निकट सूर्य के कौन सा ग्रह है? बुध। सबसे निकट कौन है? बुध है। और सबसे दूर कौन है? वरुण है। वरुण देव सबसे दूर बैठे हैं। अब इनके मध्य में सब ग्रह हैं। इन ग्रहों को 2 भाग में विभाजित किया गया, एक आंतरिक ग्रह और दूसरे बाह्य ग्रह। तो आंतरिक ग्रह किसे कहेंगे? आंतरिक ग्रह कहो चाहे पार्थिव ग्रह कहो, जो पृथ्वी के पास हैं। तो अगर सूर्यमंडल के जो आंतरिक 4 ग्रह हैं और 4 बाह्य ग्रह, कौन कौन से 4 आंतरिक ग्रह हैं? तो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, इनको पार्थिव ग्रह कहते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कहते हैं, या फिर हम इनको कहते हैं आंतरिक ग्रह। जबकि बाहर के जो 4 ग्रह हैं कौन से हैं? बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है। जो पार्थिव ग्रह हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। और बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण कैसे ग्रह हैं? ये बाह्य ग्रह, आंतरिक नहीं है, ये बाह्य ग्रह हैं, ये बाहर हैं, इन्हों बाह्य ग्रह है, या हम कह सकते हैं इनको बृहस्पतीय ग्रह भी कहते हैं। दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? सबसे बड़ी बात है यही कि इनके स्ट्रक्चर में भी अमूल चूक अंतर है। जैसे कि बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इन ग्रहों का आंतरिक वातावरण धूल युक्त, तो इसमें मीथेन गैस की मात्रा अधिक है बनिस्बत आंतरिक ग्रहों की अपेक्षा। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी। मंगल एक ऐसा ग्रह है
ये आंतरिक ग्रह में रहते हुए भी इसके लक्षण जो है बाह्य ग्रह से मिलते हैं। यहाँ मंगल ग्रह, इसको इंग्लिश में मार्स कहते हैं। कई बार यह होता है कि हमको प्रश्न आ रहा है लेकिन वहाँ मंगल लिखा नहीं है, मार्स है, हमको समझ में नहीं है, नेपच्यून हमको पता नहीं कि यूरेनस क्या है, वीनस क्या है। तो सबसे पहले हमको क्या काम करना है कि हिंदी के नाम के साथ साथ उनके अंग्रेजी के नाम को भी हमको याद करना पड़ेगा। जैसे बुध को मरकरी और शुक्र क्या है हमारा, वीनस है, पृथ्वी अर्थ है, मंगल को मार्स कहते हैं, बृहस्पति जुपिटर है, शनि सैटर्न, अरुण यूरेनस और वरुण को नेपच्यून कहते हैं। अब बात आई जब पृथ्वी पर जीवन का प्रारंभ हुआ, एकमात्र ग्रह हमारे सौरमंडल में पृथ्वी है जिस पर जीवन है, उसी प्रकार अन्य पृथ्वी के समान किसी अन्य ग्रह पर जीवन का अस्तित्व नहीं है। केवल मंगल एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन की संभावना बनी हुई है। अब जब हमारा जीवन शुरू होता है और जैसे ही मेरा जन्म होता है तो इन मेरे जन्म के और पूरे जीवन पर भी इन ग्रहों का सदैव प्रभाव रहता है। क्यों? क्योंकि जब हम कभी ज्योतिष पढ़ते हैं तो उसमें 12 खानों की एक हमारी कुंडली बनती है और कुंडली में वो अलग अलग जिस आधार पर, जैसे प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, उसमें भाव बने हुए हैं और उसमें ग्रहों की भी डिग्री है। जैसे पृथ्वी 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है तो पृथ्वी की कर्क रेखा कहाँ से जा रही है? भूमध्य रेखा है और 23.5 डिग्री से जा रही है कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में, और दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री से मकर रेखा गुजर रही है। यह मकर है, यह कर्क है और यह भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा है। अब झुकी हुई है 23.5 डिग्री पर और बाकी शेष पार्ट सब 90 से घटाएंगे तो 66.5 डिग्री, तो ऊपर का जो पार्ट है ये 66.5 डिग्री आएगा। तो आप देखेंगे कि पृथ्वी जो हमारी है 2 भाग में है कि यहाँ पर जो जितने भी भाग पर हम रह रहे हैं ये उष्णकटिबंधीय भाग कहलाता है, यानी कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य के भाग को हम उष्णकटिबंधीय भाग कहते हैं और कर्क रेखा और शीतोष्ण रेखा के बीच के भाग को शीतोष्ण भाग कहते हैं। तो पृथ्वी के बारे में अभी विस्तृत अध्ययन करेंगे दूसरे पार्ट में जब हम ग्रहों पर चर्चा करेंगे कि तो बुध है, शुक्र है और शुक्र के बाद पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति के बाद शनि, अरुण, वरुण, इन पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा एक एक ग्रह पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन अभी हमारी चर्चा चल रही है कि पार्थिव ग्रह कंप्लीट हुआ, पार्थिव ग्रह के बाद आ गए हम बाह्य ग्रह पर। बाह्य ग्रह में, पार्थिव ग्रह में दोनों में क्या डिफरेंस है कि यहाँ पर जो ग्रह हैं ये आकार में बड़े हैं बनिस्बत इन ग्रहों से, आंतरिक से। इन पर धूल और मीथेन गैस की मात्रा अधिक है और जैसे जैसे हम पृथ्वी सूर्य से दूर जाएंगे वैसे वैसे तापमान में क्या आएगी? कमी आएगी। सबसे निकट ग्रह बुध है लेकिन सबसे गर्म ग्रह कौन है? शुक्र है। क्यों ग्रह शुक्र है? अब क्वेश्चन पूछे, कल एक स्कूल में पढ़ा रहे थे हम, तो वहाँ बच्चे ने पूछा कि जब निकट बुध है तो शुक्र क्यों गर्म है? क्योंकि इसलिए क्योंकि बुध निकट होते हुए भी शुक्र के पास कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक है और कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसी गैस है जो कि सूर्य की किरणों को एब्जॉर्ब कर लेती है, उसकी ऊष्मा को धारण करती है जिससे तापमान बढ़ जाता है। यही कारण है कि जब पृथ्वी पर केवल 0.03% ही कार्बन डाइऑक्साइड है, जैसे जैसे पृथ्वी पर प्रदूषण बढ़ रहा है, वनों की कटान जारी है, वैसे वैसे पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है। जैसे मात्रा बढ़ रही वैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रही, पृथ्वी ऊष्मायन हो रहा, सूर्य की किरणें आती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल उन सूर्य की किरणों में स्थित ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं जिससे पृथ्वी का तापमान दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। जब वर्ष का समापन होता है तब पेपर में जनवरी माह में छपता है कि यह वर्ष सबसे अब तक का सबसे गर्म वर्ष था, 2024 सबसे गर्म वर्ष, फिर 2025 सबसे गर्म वर्ष, अगले वर्ष पेपर में निकलेगा कि 2026 सबसे गर्म वर्ष। इसका एक ही निराकरण है कि हम अधिक से अधिक अगर वृक्षारोपण करेंगे तो पेड़ ही एक ऐसे जीव हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके हमको ऑक्सीजन और बदले में भोजन दे रहे हैं, छाया दे रहे हैं, फल दे रहे हैं, सब पूरा जो है हमारी विषाक्त गैसों को अवशोषित करके हमको जीवनदायिनी ऑक्सीजन दे रहे हैं। अब बात आई
कि पार्थिव और वाह के बाद हम पहुँचे आकार के बढ़ते क्रम में। कौन सा ऐसा ग्रह है जो सबसे बड़ा ग्रह है? तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। और बृहस्पति के बाद सेकेंड लार्जेस्ट प्लेनेट है शनि, फिर अरुण, फिर वरुण, फिर पृथ्वी पांचवा ग्रह। अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा कि पृथ्वी का आकार के संबंध में किस नंबर पर है, तो पृथ्वी हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा पांचवा ग्रह है। इसके बाद है शुक्र और फिर मंगल, फिर बुध। यानी कि बुध हमारा सबसे छोटा ग्रह है और बृहस्पति हमारा सबसे बड़ा ग्रह है। तो बड़े और छोटे पर बात हो गई, पार्थिव ग्रह और वाह्य ग्रह पर हो गई, आंतरिक ग्रह वाह्य ग्रह पर हो गई। आंतरिक ग्रह और वाह्य ग्रह के बीच में कुछ आकाशीय पिंड पाए जाते हैं जिनको हम क्षुद्र ग्रह या एस्ट्रॉयड कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाएगा एस्ट्रॉयड या क्षुद्र ग्रह किन किन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं, तो किन ग्रहों के मध्य पाए जाएंगे? क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं मंगल और बृहस्पति के मध्य, क्योंकि यह अंतिम ग्रह है आंतरिक का, यह पहला ग्रह है वाह्य का। तो मंगल और बृहस्पति के मध्य। मंगल को क्या कहते हैं? मंगल को हम लाल ग्रह कहते हैं, रेड प्लेनेट कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ फेरस ऑक्साइड अधिकाधिक मात्रा में पाया जा रहा है, इसलिए इसकी सतह, मंगल की सतह लाल है, इसीलिए हम क्या कहते हैं? इसे लाल ग्रह कहते हैं। पृथ्वी पर जल की मात्रा ज़्यादा है, इसलिए हम पृथ्वी को क्या कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं। शनि काला है, शनि को हम काला ग्रह कहते हैं, ब्लैक प्लेनेट। तो शनि के जो 7.5 आती है तो अच्छे अच्छे छल्ला पहना देते हैं घोड़े के नाल के, और शनि काला है तो उसका शनि देव के मंदिर अब जब जाएंगे दर्शन पूजन करने तो शनि देव सदैव काले वस्त्र पहने रहेंगे। मंगल लाल ग्रह है तो आप मंगलवार को जो हनुमान जी की पूजा करने जाएंगे तो आप देखेंगे कि हनुमान जी सिंदूर लगाए हुए हैं। तो मंगल का दोष आपके ऊपर है, आप प्रबल मांगलिक हैं, नीच का मंगल है। तो पंडित जी क्या बताते हैं कि आप जाइए हनुमान जी की सेवा करिए, सुंदर पाठ पढ़िए, हनुमान चालीसा पढ़िए और जाके हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करिए जाके। तो ये जो ग्रह हैं ये हमारे जीवन भर हमको प्रभावित करते हैं। कैसे प्रभावित करते हैं? जिस समय हमारा जन्म हुआ उस समय अलग अलग ग्रह अलग अलग डिग्री पर स्थित होते हैं। अभी जब ग्रह पर चर्चा होगी तो हम विस्तार से बताएंगे। अब बात आई कि मान लीजिए कोई भी ग्रह 0 से शुरू होकर और 30 डिग्री के बीच में होता है। जब आप अपनी कुंडली उठा के देखेंगे 0 से 30 डिग्री, 15 डिग्री पर है तो वह ग्रह उच्च का है, चाहे वो बुध उच्च का हो, चाहे शुक्र उच्च का हो। और जैसे 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री तो मरे पड़े हैं, वो नीच के हैं। तो जैसे बुध शुक्र आपका उच्च का है, 15 डिग्री मिल गया, अब आपको कुछ नहीं करना, जीवन में आपके वैभव, धन, संपदा, ये प्रेम का देवता है शुक्र, तो आपको वैवाहिक जीवन, प्रेम, धन, संपदा सब मिलेगा। और नीच का शुक्र है तो जीवन भर भद्रा उतरेंगे आपके, घर हो चाहे बाहर हो चाहे व्यापार हो, वहाँ आपको समस्याएं मिलेंगी और जीवन भर आप समस्या का सामना करते रहेंगे। तो बात आती है कि अलग अलग ग्रहों पर चर्चा होगी। उससे पहले आकार हो गया कि कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन पहले है, कौन बाद में। बड़े, छोटे और पहले बाद में, इसके क्रम के बाद हम पहुंचते हैं घनत्व में। जब आप घनत्व कक्षा 6 में पढ़ते हैं तो कक्षा 6 में बताया गया घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। और फार्मूला क्या है इसका? कोई मात्रक पूछेगा तो द्रव्यमान का मात्रक क्या है? किलोग्राम। द्रव्यमान का मात्रक क्या है? किलोग्राम, किग्रा। और आयतन क्या है? बटे घन मीटर। यानी कि घनत्व बराबर क्या है? द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन। सीधे सरल बात कि अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा तो पानी ले लीजिए, पानी घनत्व कम है, दूध का घनत्व पानी से ज़्यादा है। नदी में तैरना दुष्कर है लेकिन समुद्र में तैरना थोड़ा सा नदी के अपेक्षा आसान है, क्योंकि नदी के जल का घनत्व कम है और समुद्र के जल का घनत्व ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि उसमें नमक घुला हुआ है। अब दूध का घनत्व पानी से ज़्यादा है, दूध से शहद का घनत्व ज़्यादा है, दूध से शहद का घनत्व ज़्यादा है, अतः शहद हम देख रहे हैं गाढ़ा है दूध के अपेक्षा। इस तरह से आप देखेंगे कि सबसे कम घनत्व किसका है?
शनि का है। शनि अगर कोई छोटा पिंड होता तो उसको पानी में अगर समुद्र में हम फेंक दें तो शनि जीवन भर तैरता रहता। और शनि के से ज़्यादा घनत्व अरुण का है, अरुण से ज़्यादा घनत्व बृहस्पति का है, बृहस्पति से ज़्यादा घनत्व किसका है? वरुण का है। वरुण के बाद मंगल, फिर शुक्र, फिर बुध, फिर पृथ्वी। यानी पूछा जाएगा कि हमारे सौरमंडल में किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है, तो सबसे कम शनि का है। और सबसे ज़्यादा घनत्व वाला डेंसिटी किसकी ज़्यादा है? पृथ्वी की, जिस पर हम निवास कर रहे हैं, इसका घनत्व सबसे ज़्यादा है। तो पहले हमने पार्थिव और आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह के बारे में पढ़ा, क्षुद्र ग्रह के बारे में पढ़ा। फिर पृथ्वी में कौन ग्रह पहले आ रहा? बुध पहले आ रहा, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, फिर बृहस्पति है, फिर शनि है, फिर अरुण है, फिर वरुण है। क्रम पढ़ लिया, कौन पहले है कौन बाद में। इसके बाद घनत्व पढ़ लिया कि शनि का घनत्व कम है और पृथ्वी का घनत्व सबसे ज़्यादा है। घनत्व के बाद पहुँचे द्रव्यमान, बढ़ते क्रम में जा रहे हैं तो बुध का द्रव्यमान सबसे कम है, बुध सबसे छोटा है। और बुध क्या करता है? बुद्धि देता है। अगर बुध आपका उच्च का हो गया तो आप समझिए महेश दास बनेंगे भविष्य में। महेश दास कौन है? अकबर के नवरत्न, जिन्हें बीरबल की उपाधि दी गई। अब वाक्पटु, जैसे तुरंत क्वेश्चन तुरंत उत्तर दे रहे हैं, वैसे अगर 16 डिग्री 15 डिग्री बुध मिल गया आपको, आपका जीवन जैसे प्रारंभ हुआ और उसी समय आपके उस समय शुक्र, उस समय बुध 16 डिग्री का था, 15 डिग्री का था। आप परम सौभाग्यशाली हैं कि आपकी कुंडली में 15 डिग्री बुध मिला। अब आप जो है वाक्पटु हैं, तेजस्वी हैं, बुद्धिमान हैं। और नीच के मिल गए बेचारे 0 डिग्री वाले, 2 डिग्री वाले, वो जीवन भर जो है परेशान है। तो ये बुध हो गया, बुध द्रव्यमान में सबसे कम। मंगल जो है बुध से थोड़ा सा द्रव्यमान में ज़्यादा है। बुध जिसका उच्च का होगा वह तुरंत निर्णय ले लेगा, और जिसका बुध 2-4 डिग्री 5 डिग्री का है वो 50 बार करेगा, व्यापार करें कि कोचिंग करे कि कंपटीशन तैयारी करे कि पीसीएस की तैयारी करे कि लेखपाल की करे कि मास्टरी करी और टीटी करी कि ना करी। अब बीटीसी कर लिया है, अब जैसे बीएड किया, पहले बीएड किया, अब बीएड जब से करें तो टीटी की तैयारी कर रहे हैं, तब तक सरकार कहे कि अब बीएड वाले प्राइमरी में नहीं लिए जाएंगे। उसके बाद उन्होंने अब वो सोच रहे हैं कि बीटीसी करें कि ना करें। यहीं में अपना 2-4 साल बिता दिया और समय बीत गया, न बीटीसी हो पाया न टीटी हो पाया। तो द्रव्यमान के साथ साथ क्या हुआ? बुध सबसे छोटे कम द्रव्यमान वाला प्लैनेट है। बुध के बाद मंगल, मंगल के बाद शुक्र। शुक्र का द्रव्यमान कम है लेकिन पृथ्वी का द्रव्यमान अब शुक्र से ज़्यादा है। फिर अरुण का उससे ज़्यादा, वरुण का उससे ज़्यादा, शनि का उससे ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा द्रव्यमान वाला ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। यानी सबसे कम द्रव्यमान वाला ग्रह कौन सा है? बुध। और सबसे अधिक द्रव्यमान वाला ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। तो ये घनत्व के बाद द्रव्यमान हुआ। अब आया परिभ्रमण काल और परिक्रमण काल। बहुत लोगों का जो है पढ़ते पढ़ते जीवन बीत गया, या नहीं समझ पाए कि परिक्रमण काल क्या है और परिभ्रमण काल क्या। अब टीकारामन के मंदिर में पहुँचे तो वहाँ परिक्रमा चल रही थी। परिक्रमा करना है, जितने समय में एक परिक्रमा पूरी हुई वो हुआ गया आपका परिक्रमण काल। तो सबसे पहली बात है कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर 365 दिन में, कितने दिन में? 365 दिन 365.25 दिन में पृथ्वी एक चक्कर सूर्य के चारों ओर लगाती है। अतः पृथ्वी का परिक्रमण काल कितना है? 335.25। ये 0.25 जुड़ते जुड़ते हर चौथे साल जो है 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, तो 366 दिन होता है। इसे क्या कहते हैं? लीप वर्ष कहते हैं, लीप वर्ष कहते हैं। और वैसे ही ये परिक्रमण काल हो गया। परिभ्रमण काल जब पृथ्वी अपनी अक्ष पर चारों ओर चक्कर लगा के, एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? तो लगभग 24 घंटे में पृथ्वी अपनी धुरी पर, अपनी कीली पर एक चक्कर पूर्ण कर लेती है। उसे हम कहते हैं परिभ्रमण काल। तो आप समझ गए पृथ्वी का उदाहरण लेके परिक्रमण काल किसे कहते हैं और परिभ्रमण काल, यानी सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में जितना समय लगेगा उसे हम परिक्रमण काल कहते हैं। और अपने अक्ष के चारों ओर चक्कर लगाने में जितना समय लगेगा उसे हम परिभ्रमण काल कहते हैं। सबसे कम परिक्रमण काल किसका है? बुध का। ये सबसे निकट हैं सूर्य के। जब
अब चित्र में देखिए आप, सबसे सेंटर में क्या है, सूर्य है, और सूर्य के पहले बुध चक्कर लगा रहा। कौन सा ग्रह चक्कर लगा रहा है, बुध। अब बुध के बाद क्या हो रहा है, शुक्र आ गया। शुक्र के बाद कौन सा ग्रह है, हमारा अपना ग्रह है, पृथ्वी है। कौन सा ग्रह है, पृथ्वी। अब पृथ्वी के बाद कौन सा ग्रह आ रहा है, मंगल। ये 4 ग्रह हमारे आंतरिक ग्रह। यहाँ पर क्षुध ग्रह है। क्षुध ग्रह के बाद अब आएगा बृहस्पति। बृहस्पति, उसके बाद शनि। शनि के बाद अरुण, अरुण के बाद वरुण। मतलब अब आप देख सकते हैं कि सेंटर में शुक्र, सन है, और सूर्य का पहले सबसे निकट ग्रह बुध है, तो ये कम समय में चक्कर लगाएगा। इसका परिभ्रमण काल कम है, इसका परिभ्रमण काल ज़्यादा हो जाएगा। तो उसी क्रम में रखा गया, जिस क्रम में ये हैं उसी क्रम में उनको रखते चले जाइए, और इनका परिक्रमण काल याद करने की आवश्यकता नहीं है। केवल सूर्य से उनकी दूरी रखिए और उसी के आधार पर परिक्रमण काल निकल जाएगा। अब आया परिभ्रमण काल। सबसे कम परिभ्रमण काल किसका है, बृहस्पति का। यह कम समय में अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है। अभी आगे बताएंगे जब इसका टर्न आएगा। फिर शनि का उससे ज़्यादा परिभ्रमण काल, फिर वरुण का उससे ज़्यादा, फिर अरुण, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बुध, फिर शुक्र, और सबसे ज़्यादा परिभ्रमण काल किसका है, शुक्र का। तो इस तरह से हम देखते हैं, हमने आज अध्ययन किया कि शुक्र, बुध और शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, बृहस्पति के बाद शनि, अरुण, वरुण, इन ग्रहों को आकार के आधार पर, द्रव्यमान के आधार पर, घनत्व के आधार पर, परिक्रमण काल के आधार पर, परिभ्रमण काल के आधार पर, सूर्य से दूरी के आधार पर हमने इनको व्यवस्थित क्रम में सुव्यवस्थित किया। अब चर्चा शुरू करते हैं हम सूर्य पर। सूर्य हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा मुख्य केंद्र बिंदु है, और सूर्य पर जो ऊर्जा का स्रोत है वह है क्या, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स में होने वाला जो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया है, वह सूर्य पर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। और सूर्य जो है हमारे सौरमंडल का प्रमुख ऊर्जा का स्रोत है। तो हमारे सौरमंडल में जितने भी ग्रह हैं उनमें ऊर्जा का एकमात्र स्रोत का है, वो केवल सूर्य है। अब सूर्य किससे बना है, हाइड्रोजन से बना। 71% सूर्य पर हाइड्रोजन है, साथ ही 26% लगभग 26.5% हाइड्रोजन है, और शेष अन्य गैसें हैं। तो इसमें 2 गैसें हैं, हाइड्रोजन और हीलियम, जिनसे बना हुआ, और नाभिकीय संलयन के आधार पर धीरे धीरे हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल जुड़कर आपस में अभिक्रिया नाभिकीय संलयन के द्वारा जुड़ते हैं, और अपार ऊर्जा मुक्त होती है। उसके बाद हीलियम का मॉलिक्यूल बनता है, जिससे धीरे धीरे सूर्य का आकार बढ़ता चला जा रहा। तो सूर्य की भी एक आयु है। अब बात आई सूर्य से और पृथ्वी के बीच में दूरी कितनी है, और कितने जो है वेग से सूर्य परिभ्रमण कर रहा है। हर आदमी परिभ्रमण करता है। जैसे आप तहसील जाइए तो चपरासी वहाँ जो है वो लेखपाल की परिभ्रमण कर रहे हैं, परिक्रमा करते हैं। लेखपाल कानून गो के ऊपर फिर है कौन, नायब साहब है। नायब साहब के ऊपर तहसीलदार, तहसीलदार के ऊपर कौन है, तहसीलदार के ऊपर हैं हमारे एसडीएम साहब, एसडीएम साहब के ऊपर डीएम साहब, डीएम साहब के ऊपर आपके मंडलायुक्त कमिश्नर हैं, कमिश्नर के ऊपर कौन है, कमिश्नर के ऊपर सचिव है, फिर प्रमुख सचिव, फिर मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, फिर जनता आ जाएगी। तो हम परिक्रमा करते रहते हैं। वैसे ही ग्रह जो है सूर्य की परिक्रमा करते हैं, उपग्रह ग्रह की परिक्रमा करते हैं, ग्रह सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। सूर्य किसकी परिक्रमा कर रहा है, सूर्य हमारी मंदाकिनी आकाशगंगा की परिक्रमा कर रहा है, और उसकी गति कितनी है, 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड। 250 यहाँ से जो है आप समझ लो कि बनारस की दूरी
1 सेकंड में पूरा करेंगे। ये 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चल रहे हैं और 25 करोड़ वर्ष में एक चक्कर ये पूरा कर लेते हैं। तो काफ़ी समय लगता है इनका परिक्रमा करने में। 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलते हैं, तब ये 25 करोड़ साल पूरा करेंगे। तो मतलब सूर्य किसकी परिक्रमा कर रहा है? सूर्य की परिक्रमा कर रहा है मंदाकिनी की। हमारी मंदाकिनी क्या नाम है? आकाशगंगा नाम है। अब बात आई कि सूर्य से जो प्रकाश है सूर्य का, वो पृथ्वी पर आने में कितना समय लगेगा? तो लगभग आप मोटा मोटा याद कर लिए 500 सेकंड हम पहले से याद करके आए। अब उसको अगर आप सेकंड में निकालेंगे तो 60 से भाग कर दीजिए। तो 60 से आप भाग करेंगे तो लगभग 16.8 मिनट एक्यूरेट जहाँ देखेंगे 16.6 सेकेंड, यानी 8 का गुणा कर दियो आप, 8 छंग 48 या 480 मिनट हो गए। और 16 जोड़ दीजिए इसमें तो 96 हो गए। इसके निकटस्थ जो आंसर होगा वो आपका सही मान लिया जाएगा। तो 500 हमने सदैव याद रखा, जहाँ फंसते हैं उसी 500 के ऊपर चले जाते हैं कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में लगभग 500 सेकंड लगते हैं। उसको जब आप मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 8 मिनट कहीं 14 सेकंड लिखा रहेगा, कहीं 16, कहीं 17, इस तरह से आप उसको देख सकते हैं। तो सेकंड हो गया। अब बात आई कि जब सूर्य का प्रकाश कितने समय में आता है, चंद्रमा का प्रकाश कितने समय में आएगा? तो चंद्रमा का प्रकाश केवल 1.3 सेकंड में आ जाता है। ये 8 मिनट में आते हैं और वो ये 500 सेकंड में, वो 1.3 में। कारण क्या है? दोनों में दूरियां अलग अलग हैं। यानी कि चंद्रमा की दूरी 3,84,400 किलोमीटर की दूरी है पृथ्वी और चंद्रमा की। टीटी में क्वेश्चन पूछा गया, यूपी 888 में भी आया, यूपी PSC में भी आया। क्वेश्चन है कि चंद्रमा पृथ्वी की दूरी कितनी है? 3,84,400 किलोमीटर है। और दूरी कम होने के कारण केवल 1.3 सेकंड में चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर आ जाता है। जबकि सूर्य से और ये हमारी जो दूरी है वो 150 गुणे 10⁶ किलोमीटर है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी 150 के बाद 6 जीरो रख दीजिए, इतने किलोमीटर की है, इसलिए समय ज़्यादा लग रहा है। अब बात आती है कि सूर्य ग्रहण कब होता है? तो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोनों अलग अलग चीज़ है। सूर्य ग्रहण सदैव अमावस्या को होगा या प्रतिपदा को होता है। चंद्र ग्रहण कब होगा? पूर्णिमा को होता है। तो सूर्य ग्रहण क्यों होता है? क्योंकि जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाएगा तब सूर्य ग्रहण होगा, और चंद्रमा और सूर्य के बीच में जब पृथ्वी आ जाएगी चंद्र ग्रहण होगा। तो दोनों में डिफरेंस है। एक और टॉपिक बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, उपसौर और अपसौर। ये जितना भी क्लास है हमारी, आपको हम नोट्स अवेलेबल कराएंगे PDF में, तो डिस्क्रिप्शन में हम उसकी लिंक डाल देंगे आगे। सब पहली बात है कि उपसौर किसे कहते हैं? जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच, जब पृथ्वी चक्कर लगा रही है तो अंडाकार पथ पर चक्कर लगाती है, जिस समय जिस स्थान पर पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी न्यूनतम होती है उसे उपसौर कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं? जब दूरी सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम होगी तो अपसौर कहते हैं। तो सूर्य उपसौर कब होगा, अपसौर कब होगा? तो ये जो है 3 जनवरी और 4 जुलाई। अब 3 जनवरी का है, 3 से 4 जनवरी में उपसौर होगा और 4 से 5 जुलाई में अपसौर होगा, जिसमें 6 महीना जोड़ दीजिए आप, सीधा याद है। जनवरी के बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। जैसे जनवरी में 6 महीना जोड़ेंगे, 1 में 6 जोड़िए 7 हो जाएगा, 7वां महीना जुलाई का। 3 के बाद 4 आ गया, तो 3 जनवरी को क्या है? उपसौर है। 3 ना हो तो 4 जनवरी होगा ऑप्शन में। और अपसौर कब होगा? सबसे ज़्यादा दूरी कब होगी? तो 4 जुलाई या 5 जुलाई। तो इस तरह से आज का जो हमारा ये सेशन था, इसमें हमने पूरे ब्रह्मांड, मंदाकिनी और मंदाकिनी के साथ में अपने सौरमंडल सूर्य का विधिवत अध्ययन किया, ग्रहों का क्रम बताया। अब अगले पार्ट में कल हम चर्चा करेंगे बुध, शुक्र,
पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण का विधिवत हम चर्चा करेंगे। और आप सभी से निवेदन है कि हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद मदन मोहन को ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने सभी ग्रुपों में अपने इष्ट मित्रों को, ताकि बच्चों को परीक्षा से संबंधित तैयारी के लिए इसमें सहायता मिल सके। धन्यवाद।